जनरल लेजर से मुताबिक। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम एक जनरल लेजर का ओवरव्यू देखेंगे। एक आइडिया मैं आपको दूंगा कि जनरल लेजर एक अकाउंटिंग टर्म्स में क्या चीज़ है और ऑरिकल एप्लीकेशन में इसका सेटअप वगैरह के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। हाँ तो आप इसको रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? जी रिकॉर्ड है। अच्छा, इसके बाद ओवरव्यू के बाद कुछ इसकी प्रैक्टिस हैं जिसमें अकाउंटिंग फ्लेक्स फील्ड का एक कॉन्सेप्ट है। ये दो काम जो है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर इसके बाद हम इसको फॉर्मली जो है ना ऑरिकल जनरल लेजर को लेके बढ़ेंगे आगे। इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट दे दूँ कि जो मटेरियल मैं इसके लिए यूज़ करूँगा ना ऑरिकल जीएल के लिए, इसमें ये मेरे पास 3 बुक्स हैं। एक D5117 D5117 एंड द अदर वन इज D5134। ये जो पहली 2 बुक्स हैं ना 70 और 71 नंबर, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हैं। अगर आप सर्टिफिकेशन का इरादा रखते हैं तो ये दोनों बुक्स आपको पढ़नी पड़ेंगी सारी। ये बड़ी बुक्स हैं, इसके कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ेंगे सारे, लेकिन ये सर्टिफिकेशन के लिए ज़रूरी है कि आप इसके सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ें, अच्छी तरीके से याद करें। ये D345 है, ये एक्चुअली प्रैक्टिस है, डेमोज हैं इसके अंदर और प्रैक्टिस है। हमारा टारगेट ये होगा कि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हुए ये जो हमारे पास लैब्स हैं ना जितने भी, ये D345 नंबर जो बुक है हमारी, इन लैब्स को हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, ये लैब्स बेसिकली क्या है कि आपको पूरा एक अकाउंटिंग सेटअप बना के और उसको रन करके जितनी भी ऑरिकल जीएल की फंक्शनलिटी है उनको यूज करके सारा कुछ दिखा दें। तो यू विल लर्न सेटअप ऑफ जनरल लेजर एंड यूजेज ऑफ जनरल लेजर एंड देन रिपोर्टिंग। तीनों इसके एस्पेक्ट्स जो है ना वो विद इन दिस कवर हो जाएंगे। और क्या इसके साथ साथ ये दूसरी बुक्स हैं, जैसे ये D570 मैंने खोली है, इसमें फिर वो कॉन्सेप्ट्स हैं सारे। तो लेट्स डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आप ज़रा, क्योंकि हमने एक बेसिक नेविगेशन तो कल सीखी ऑरिकल के अंदर, बेसिक नेविगेशन, आपको फॉर्म्स का कॉन्सेप्ट का आइडिया हो गया, आपको रिपोर्ट का आइडिया हो गया, मेन्यू यूज़र वगैरह ये सारा आपको आइडिया हो गया। अब होता ही है असल में कि हम सेटअप करते हैं जब सिस्टम में, द फर्स्ट स्टेप ऑरिकल एप्लीकेशन R12 को जब आपने सेटअप करना होता है ना हैदर साहब, तो स्टेप नंबर 1 पे हम जीएल को ही कॉन्फ़िगर करते हैं। वंस एक यूज़र क्रिएट आपका जब हो जाता है, यूज़र क्रिएट करने के बाद हम क्या करते हैं, जीएल को कॉन्फ़िगर करते हैं। जीएल को कॉन्फ़िगर करने के लिए इसको आपको समझना जरूरी है कि बेसिकली जीएल होता क्या है। एक आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, इसको एक बड़ा एक सिंपल से वे में आप लेके चलें माज कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ना, या कोई भी बिजनेस हो, छोटे से छोटा बिजनेस या बड़े से बड़ा बिजनेस, उसको अपने पास कुछ रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के। कौन से? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ये हर बिजनेस करने वाले की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है। रिकॉर्ड जो है ना एक्चुअली 2 तरीके से मेंटेन होते हैं। एक को हम बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम और द अदर वन इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। ये अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करने के, यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के, इस सिंगल एंट्री सिस्टम ना आमतौर पे ये छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ये छोटे छोटे बिजनेस है। फर्ज किया एक दुकानदार है, ये सामने फर्ज किया कि ये आपके पास 5 सिगरेट का खोखा ही, सारा दिन वो सेल करता है जनाब, सिगरेट बेच रहा है, पान बेच रहा है, कोई इधर उधर की बोतलें शोतलें बेच रहा है। अब आपका क्या ख्याल है कि इसको पास कोई रजिस्टर होगा? नहीं, लाजमन होगा। इसने हर बंदे ने ना एक किताब रखी है, एक लोकल खाता
रखा होता है, क्योंकि उधारी हर जगह होते हैं। आपने दुकान खोल ली तो आपसे उधार लेने कोई ना कोई आ ही जाएगा, तो आपको उसको याद करना पड़ता है। आप याद कर नहीं सकते, बाद में झगड़ा हो जाएगा अगर आपने लिखा नहीं होगा तो। आपको क्या करना पड़ता है, कम से कम आपको उस ट्रांजेक्शन को, कोई आपसे उधार ले गया या आपने कहीं से उधार ले लिया, आपने कहीं उधार ले लिया, आप लिखे ना लिखे, लेकिन आपसे कोई ले गया है तो आपको कहीं ना कहीं उसको नोट करना पड़ता है। अब देखिए, ये छोटा दुकानदार जो है ना, इसकी इतनी रिक्वायरमेंट है कि ये अपने रिसीवेबल्स का रिकॉर्ड रखे। ऐसा ही है ना, आप उधार लेके आते हैं, वो किताब खोलता है, अपना वो खाता सा निकालता है और उसमें लिख लेता है कि ये जनाब हैदर अली साहब सिगरेट की डब्बी ले गए हैं इस डेट को। अब इस रिकॉर्ड को भी एक्चुअली उसके पास जो किताब होती है उसका एक स्पेसिफिक वो फॉर्मेट बनाता है, चाहे वो प्रिंटेड शेप में हो, चाहे वो मैनुअल हो, उसने वो फॉर्मेट बनाना ही होता है। क्योंकि कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन करना है ना, एक फॉर्मेट की स्पेसिफिक उस रिकॉर्ड को मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट है। ये आपने फॉर्मेटिंग जरा समझनी है, मैं असल चीज आपको समझाता हूँ। मसलन कोई आपसे उधार ले जाता है किसी, तो आपको क्या रिकॉर्ड करना है, छोटी सी दुकान है फॉर एग्जाम्पल होता है खोखा है, तो आपको एक तो रखना पड़ेगा कि बंदे का नाम क्या है, से हैदर अली साहब, ऐसे ही है। फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि कौन सी आइटम लेके गया है ये मेरे से, ऐसे ही है, किस डेट को लेके गया है और अमाउंट क्या है। ये तीन चीजें तो आपको बतानी ही होंगी, अदरवाइज कहने के कल फला झगड़ा हो सकता है। अगर आप ये आइटम नहीं लिखते ना, सिर्फ ये लिख देते हैं कि 20 नवंबर को ले गए हैं 110 रुपए का, जब महीने बाद आते हैं जनाब, आप कहते हैं कि हैदर साहब आपके पास 10,000 रुपया हो गया, आपका अगला सवाल डेफिनेटली होगा कि क्या किस चीज का, क्योंकि इंसान को एक तो याद नहीं रहता। तो ये छोटे से छोटे बंदे की भी रिकॉर्ड, और इसकी वजह क्या है, अपने बिजनेस को मैनेज करना, रिसीवेबल्स का रिकॉर्ड, अदरवाइज और कोई वजह नहीं है, ताकि मेरे पैसे मर ना जाए। इसी तरीके से ये एक्चुअली इसको हम कहते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ये जो रजिस्टर है ना उसके पास, जो ये दुकानदार के पास रजिस्टर है ना एक्चुअली, वो कहलाता है जनरल लेजर। क्या कहलाएगा, जनरल लेजर। जनरल लेजर की डेफिनेशन अगर मैं करूं तो कुछ ऐसे बनती है, अ रिपोजिटरी ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस maintained in the shape of accounting entries। जितनी भी आपकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस है, सारी की सारी आप रिकॉर्ड करते हो जिस रजिस्टर में, उसको क्या बोलेंगे, जनरल लेजर। तो और जनरल लेजर का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी एक्चुअली दो मेजर रिक्वायरमेंट क्यों हम ये मेंटेन करते हैं। नंबर 1, फॉर द पर्पज ऑफ मैनेजमेंट रिपोर्टिंग, कि आपकी मैनेजमेंट जो है, या जो उस बिजनेस के जो भी ओनर्स हैं, मैनेजमेंट क्या ओनर्स है ना, जो ओनर्स हैं वो जानना चाहते हैं भाई किस बंदे से कितने पैसे लेने हैं, किस बंदे को कितने पैसे देने हैं, मैंने इतना पैसा इन्वेस्ट किया था, मेरा प्रॉफिट क्या है, मेरा लॉस क्या है, कौन सी दुकान कितना प्रॉफिट दे रही है। और दूसरी रिक्वायरमेंट हमारी होती है रेगुलेटरी रिपोर्टिंग। दो रिक्वायरमेंट की वजह से हम अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को, अकाउंटिंग रिकॉर्ड को मेंटेन कर लेते हैं। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या है जी, SCCP, FBI। ये लोग आपके पास बार बार आते हैं, आप किसी न किसी लॉ के अंडर काम कर रहे होते हैं ना, कोई भी किसी भी मुल्क में चले जाएंगे, देयर आर सर्टन लॉज। आपको वो लॉ आपको कैसे कंट्रोल करता है, बिजनेस को पता है, लॉ बिजनेस को कंट्रोल कैसे करता है, रिपोर्टिंग थ्रू रिपोर्टिंग, और कोई तरीका नहीं है उसके पास।
वो आपसे देखें, उसने आपको कहा है ना कि आपने टेररिस्ट को सेल नहीं करनी, अब वो कैसे कंट्रोल करेगा? सही से करेंगे। वो आपसे सेल का रिकॉर्ड मांगेगा। जैसे जितनी भी SNGPL है, जैसे जैसे इन्होंने कहा है जी आपने इस वक्त से लेकर इस वक्त तक CNG स्टेशन को गैस सेल नहीं करना। तो हाउ ऑगरा विल चेक थ्रू रिपोर्टिंग, वो उसकी रिपोर्टिंग मांगेगा, उसमें देखेगा कि ऑगरा को सेल हुई है या नहीं, किसी CNG स्टेशन के कस्टमर को हुई है या नहीं। तो मुख्तलिफ तरह की रिपोर्टिंग, FPR, SCCP या कोई भी उठ के पार्लियामेंट, कोई भी इदारा उठ के आपका जो कि अंडर लॉ काम कर रहा होता है, आपको रेगुलेट कर रहा है, वो तो हमें एक्चुअली इसी तरह मैनेजमेंट प्रॉफिट लॉस पर्पस के लिए मांगी होती है। इस जब भी हम इस रजिस्टर को का फॉर्मेट डिजाइन करते हैं, हम ये दो चीजें अपने जहन में, कि मैनेजमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है और रेगुलेटर की क्या रिक्वायरमेंट है, उन दोनों को जहन में रख के हम अपना ये रजिस्टर जो है ना, वो उसको डिजाइन करें। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट यू नीड टू लर्न इज द व्हाट इज GL। GL क्या है? अ कंसोलिडेटेड रिपोजिटरी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जितनी भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो GL में आके स्टोर हुई। अब ऑर्गेनाइजेशन जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है ना, बड़ी होती चली जाती है हैदर साहब, जी। आपका ये जो फॉर्मेट है ना, ये जो सिंपल तरीन फॉर्मेट था, ये बड़ा होता जाता ये कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स होता था। इसके अंदर आइटम्स डलती चली जाती, है। NTM हो गया, एंट्री इंटरेस्ट हो गया, देखें, अब ये तो क्योंकि एक हुक्का था, इसको तो सिंगल एंट्री सिस्टम पे चला, क्योंकि इसको प्रॉफिट एंड लॉस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये नहीं जानना चाहता कि मेरा बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में, सिर्फ ये चीज जानना चाहता है कि मैंने किस बंदे से कितने पैसे लिए, दैट्स इट। अदरवाइज छोटा सा बिजनेस है, उसको पता ही है कि यार इतनी सेल हो रही, इतना मेरा प्रॉफिट मार्जिन है, ओके जाए। अगर रिक्वायरमेंट थोड़ी इससे बढ़ जाए, मालकान या रेगुलेटर यानी कि मैनेजमेंट और रेगुलेटर आमिर साहब ये जानना चाहें कि मेरा प्रॉफिट या लॉस क्या है एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद। थोड़ा सा बिजनेस जब आपका बढ़ जाता है ना, जब कह लो कि एक टाइप ऑफ आउट ऑफ कंट्रोल टाइप हो जाती है, तो आपको फिर ये जानना जरूरी होता है, डिसीजन मेकिंग के लिए जरूरी होता है कि प्रॉफिट में जा रहा है। अब सपोज किया कि आपकी 10 दुकानें, एक जगह आप बैठे हो, आप ये जानना चाहते हो कि मैं टोटल लेवल पे प्रॉफिट में हूं, तो मेरी कौन सी दुकान प्रॉफिट में है, कौन सी लॉस में, कौन सी दुकान कम प्रॉफिट दे रही है, कौन सी दुकान ज्यादा, कौन सी कम लॉस दे रही है, कौन सी, क्यों चाहिए मैनेजमेंट को ये चीज, ताकि वो डिसीजन कर सके कि अगर हाँ से आपकी 10 दुकानें हैं टोटल, तो आपको सही जी पता लग गया जी मेरे पास 8 लाख का प्रॉफिट या 8 मिलियन का प्रॉफिट है। आप ब्रेकअप जानना चाहेंगे 10 दुकानों में, ये 8 मिलियन में किस दुकान का कितना है, पता चला जी 9 दुकानें तो प्रॉफिट दे रही हैं, एक लॉस दे रही है। तो आपको डिसीजन करना पड़ेगा, डिसीजन इन टर्म्स ऑफ कि ये जो लॉस वाली दुकान है, इसको क्या बंद किया जाए या इसको ठीक किया जाए, या इसको ठीक किया जाए। ठीक किया जाए तो उसी रिपोर्टिंग से वो प्रॉब्लम भी निकलेगी और फिर उसकी मेजर लेके आप उसको ठीक करें। बड़ी सिंपल सी बात है। इसलिए ये जो रिक्वायरमेंट है अकाउंटिंग सिस्टम्स की, ये इतनी मैंडेटरी है, यानी इंतहाई क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है। अगर कोई बिजनेसमैन ये कहना है मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो जल्दी अपने बिजनेस को ठप करने वाला है, क्योंकि ये सीधा सा कंट्रोल करने का तरीका है आपके। समझ गए मेरी बात? यहीं से फ्रॉड्स भी पकड़े जाते हैं प्रॉपर है। तो अगर तो आपकी रिक्वायरमेंट हो गई है P&L की, किसकी? P&L की, प्रॉफिट लॉस को, तो फिर आपको ये फॉर्मेट आपके काम नहीं आएगा। फिर क्या करना पड़ेगा कि एवरी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन should be recorded in accounting format, in a double entry format। दुनिया में P&L निकालने का एक ही तरीका है कि
फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन समझते हैं ना, कोई भी ऐसा लेन देन जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, उसको रिकॉर्ड करना है इन द शेप ऑफ अकाउंटिंग एंट्री। P&L अगर आपने बनाना है तो दुनिया में एक ही तरीका है P&L प्रॉफिट को जानने का, एक ही तरीका है कि आप हर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करें, और वो भी किस शेप में, डबल एंट्री। डबल एंट्री जो एंट्री होती है उस फॉर्मेट की सर्टन रिक्वायरमेंट्स, उस डबल एंट्री की सर्टन रिक्वायरमेंट, उसमें आपके पास एक होना चाहिए अकाउंट कोड। आपने P&L करना है ना, तो आपको क्या चाहिए, अकाउंट चाहिए, फिर आपको चाहिए डेट, डेट तो चाहिए आपको। तो वन इज अकाउंट आपका क्या है, और ये किस, फिर आपको चाहिए करेंसी, क्योंकि अगर आपकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मुख्तलिफ करेंसीज में हो रही हैं तो किस करेंसी में आप अपने पास रिकॉर्ड कर रहे हो। तो ये तीन चीजें फिर आपको चाहिए, अमाउंट डेबिट एंड देन अमाउंट क्रेडिट। ये अगर आपके पास 5 लवाजमत पूरे हैं, प्लस में ट्रांजेक्शन की डिस्क्रिप्शन हो जाए तो और अच्छा, फिर आप अपनी ट्रांजेक्शन को, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को अकाउंटिंग शेप में, यानी कि सिंपल है, सिर्फ आपका फॉर्मेट जो है ना थोड़ा इनहेंस हुआ है। इसमें अकाउंट कोड नहीं था, आप इसमें अकाउंट डालें, और अमाउंट 2 दफा डालनी पड़ेगी, एक दफा डेबिट, दूसरी दफा क्रेडिट, बस, और कोई सी सिंपल सा काम है। तो बात यह है कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने की तो तकरीबन हर जगह जरूरत है, लेकिन अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी बंदा ये जानना चाहता है कि मैं P&L निकाल लूं अपना, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ट्रांजेक्शन को डबल एंट्री फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। डबल एंट्री फॉर्मेट में लिखने के लिए जो भी फॉर्मेट आपके रजिस्टर का होगा, चाहे वो मैनुअल हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे वो एक्सेल में बना हो, चाहे वो जावा में बना हो, चाहे ऑरेकल EBS में हो, आपको ये इसके जो यूनिवर्सल कंपोनेंट्स हैं डबल एंट्री के, ये आपको बताने ही पड़े। बात समझ आती है? तो व्हाट वी नीड टू डू नाउ, जब मैं कहता हूं कि आपने जनरल लेजर को सेटअप करना है, तो मैं कहता हूं कि आपने जनरल लेजर का फॉर्मेट बनाना है। ये एक रजिस्टर है, समझ लें कि मैनुअल रजिस्टर ही है, इसके ऊपर आपने एक फॉर्मेट ड्रा करना है, अकाउंट, डेट, करेंसी, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, दैट्स। और यही सिस्टम के अंदर हमने इसको इस पूरे सेटअप को ड्रॉ करना है। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि अकाउंट कहाँ पे बनते हैं, अकाउंट होते क्या हैं, किस तरीके से चलते हैं, टेबल्स होते हैं, पेपर। तो अब मैंने आपको बताया कि GL की रिक्वायरमेंट क्यों है, मैनेजमेंट एंड रेगुलेटरी रिपोर्टिंग, फॉर्मेट सारा बन गया। तो दिस इज आवर GL। अब देखें, आए इस फॉर्मेट को हम बनाते हैं। इसको मैं थोड़ा सा लेकर के थोड़ा सा बड़ा करता हूँ GL को ना, जरा आपको समझ आएगा अच्छे से। ये डब्बे को लुक एट दिस। अब किसी भी कंपनी की एग्जांपल पर हमने क्या है, एक रजिस्टर फॉर्मेट कर रहे हैं ऑरेकल की अब लैंग्वेज, जिसमें हमने अकाउंटिंग एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। बस बात समझिए ना, कॉम्प्लेक्सिटी तो नहीं है ना किसी किस्म की, बड़ा सिंपल सा काम है। कोई भी ERP आप करेंगे ऐसे ही करेंगे। ये जो रजिस्टर है ना, ये है GL। व्हाट इज दिस? GL, जनरल। इसको मैं डेफिनेशन लिखूंगा आप सही वाली, अ कंसोलिडेटेड repository of accounting information। सारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का मतलब है कि अकाउंटिंग एंट्रीज, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगी उससे एक अकाउंटिंग एंट्री बनेगी। वो अकाउंटिंग एंट्री कहां पे आकर स्टोर हो जाएगी? आप यहीं पे बना भी सकते हो। इन GL you can define the accounting entry or you can store the accounting entry by importing from some other sources। दोनों काम हो सकते हैं। अच्छा, होता ये है कि ये क्योंकि कंसोलिडेटेड रिपोजिटरी है, इसके अंदर ना अगर आपकी देखें ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है, जैसे मैं एक कंपनी की एग्जांपल लूंगा ICI। अब मैनेजमेंट और रेगुलेटरी रिपोर्टिंग दोनों को जहन में रख के हम चलेंगे, ठीक है। ICI को अपनी
अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना है तो वो कैसे रिकॉर्ड करेगी? आईसीआई एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, इसके ऑपरेशन एक से ज़्यादा कंपनीज में, एक से ज़्यादा मुल्कों में, से ये पाकिस्तान है, फिर इंडिया है, यूके, सो ऑन, बढ़ते चले जाएंगे, ऐसे ही है। अब रिक्वायरमेंट ये है कि हम एक कंसोलिडेटेड पिक्चर भी देखना चाहते हैं और हमें सेपरेट रिकॉर्ड भी चाहिए, एग्रीगेट भी करना पड़ेगा। उसको सेग्रीगेट भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट कुछ और है। जिस तरह मैंने आपको बताया ना, कोई भी बिजनेसमैन है, अगर उसकी 10 दुकानें हैं तो हर दुकान का प्रॉफिट भी देखना चाहता है और टोटल भी देखना चाहता है। आप ऐसे ही समझ लें कि ये आईसीआई की दुकानें ही हैं आगे, तो दुकान वाइज भी देखना चाहता है और टोटल। तो जीएल का जब हम फॉर्मेट बनाते हैं ना ऑरेकल में, जर्नल लेजर के अंदर देयर आर सब रिपोजिटरीज ऑफ अकाउंटिंग। व्हाट वी क्रिएट, वो क्रिएट सब रिपोजिटरीज ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। यहां पे मैं एक बनाऊंगा, अकाउंटिंग रजिस्टर फॉर पाकिस्तान, आईसीआई पाकिस्तान, ये आईसीआई पाकिस्तान का जीएल है। फिर मैं बनाऊंगा आईसीआई यूके, फिर आ गया आपका आईसीआई इंडिया। ये जो चीजें हैं ना, एक्चुअली जीएल कंसोलिडेटेड भी है और इसके अंदर फिर इनके स्पेसिफिक इंडिविजुअल भी, ये इसको हम जीएल होता है कंसोलिडेटेड, ये इसकी जो सब रिपोजिटरीज ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है ना, एक्चुअली दीज आर लेजर्स। ये क्या है? वी कॉल इट, ऑरेकल की लैंग्वेज में हम इसको क्या बोलते हैं? लेजर। ये लेजर 1 मैंने बनाया। इसी तरीके से दिस इज लेजर, ये लेजर, अब आप समझेंगे ना। लेजर क्या है? अब लेजर की एक डेफिनेशन लिखूं, लेजर अ सब रिपोजिटरी of accounting information maintained within GL। जर्नल लेजर एक बड़ी पिक्चर है, बताते खुद कुछ नहीं है, उसके अंदर होंगी सब रिपोजिटरी। आप कम से कम जीएल के अंदर एक लेजर होना जरूरी है, देयर मस्ट बी वन लेजर। जो भी आपकी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है ना, वो जीएल में रिकॉर्ड नहीं होती बल्कि लेजर में रिकॉर्ड होती है, और लेजर में रिकॉर्ड होके ऑटोमेटिकली कंसोलिडेट हो जाती हैं जीएल लेवल। तो यू कैन, अब इसमें हमारे पास पूरा कंट्रोल है कि हम इसको इंडिविजुअलिटी में भी देख सकते हैं और कलेक्टिव पोजीशन में। जैसे इनका सीईओ है, उसको हम जीएल की एक्सेस दे देंगे और इन सारे लेजर्स की एक्सेस होगी, वो कंसोलिडेटेड पिक्चर भी देख सकता है। लेकिन पाकिस्तान के जो लोग हैं उसको सिर्फ इसी की एक्सेस होगी। तो कितना भी बड़ा बिजनेस हो, हमें ऑरेकल एप्लीकेशन में क्या क्रिएट करना पड़ता है? लेजर्स। जीएल क्रिएट करने के लिए, सो टू कॉन्फ़िगर द जीएल, अगर हमें सेटअप करना है ना जीएल का, तो हमें क्या करना होगा? पहले स्टेप पे सेटअप द लेजर। अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि कम से कम एक लेजर होना जरूरी है। अब हमने फैसला ये करना होता है कि सिस्टम में कितने लेजर्स मेंटेन किए, क्या किया जाए?
कितने लेजर्स मेंटेन किए गए। ये सारा कुछ एक लेजर से भी मेंटेन हो जाता है, यानी कि पाकिस्तान, यूके, इंडिया, एक ही रजिस्टर के अंदर आप सभी के ट्रांजेक्शन डालते चले जाए। दिस कैन बी हैंडल्ड। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको सामने रख के हम डिसाइड करते हैं कि हमने कितने लेजर सिस्टम में क्रिएट करने हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। वेदर इट शुड बी 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए ना, इसको और आगे खोलते हैं। विद इन पाकिस्तान अगर हम बात करें तो आईसीआई का और बिजनेस भी है। जैसे ये पॉलिस्टर भी बनाते हैं, है ना आईसीआई पॉलिस्टर। और क्या बनाते हैं ये? आईसीआई केमिकल्स भी है। केमिकल्स भी है, पेंट भी है इनका, आईसीआई पेंट्स। मामला असल में ना कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब यहाँ पे ये जरूरत भी पेश आ सकती है कि पॉलिएस्टर का बिजनेस अलग है, उसका अलग से रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए, और पाकिस्तान का टोटल भी नजर आना चाहिए। और केमिकल का अलग है, आईसीआई पेंट्स का अलग है, तो क्या इनके लिए अलग लेजर बना लिए जाए? तो हमें हाउ मेनी लेजर्स टू बी मेंटेन, ये हम कहाँ पे डिसीजन करते हैं? पहले तो आपको ये जीएल का स्ट्रक्चर समझ आना चाहिए कि जीएल का स्ट्रक्चर क्या है। सबसे ऊपर है कंसोलिडेटेड रिपोजिटरी, उसके अंदर है सब रिपोजिटरी। एटलीस्ट वन सब रिपोजिटरी होनी जरूरी, यानी कि कम से कम एक लेजर होना जरूरी। एक या एक से ज्यादा लेजर हमें कब बनाने चाहिए, वो कौन से फैक्टर है, वो ये डिसीजन करेगा इन लेजर्स का फॉर्मेट क्या है। देखिए ना, अकाउंटिंग एंट्री तो यहां रिकॉर्ड होनी है, और हर ये रजिस्टर है, इस रजिस्टर का एक फॉर्मेट है। इस लेजर का फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट डिसाइड करते हैं एक्चुअली 3 कंपोनेंट मेजर होते हैं, एक्चुअली 4 होते हैं। देयर आर 4 कंपोनेंट्स विच डिसाइड द फॉर्मेट ऑफ लेजर। नंबर 1 वी कॉल चार्ट ऑफ अकाउंट। पहला क्या है? लेजर का जब हम फॉर्मेट खोलते हैं तो इसके अंदर नंबर स्टेप नंबर 1 पे क्या निकलता है? चार्ट ऑफ अकाउंट। लुक एट दिस, ये अकाउंट कोड जो मैं आपको, अकाउंट कोड कहां से उठ के आता है? चार्ट अकाउंट। एक्चुअली चार्ट अकाउंट की बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, अ लिस्ट ऑफ अकाउंट्स इज कॉल्ड चार्ट अकाउंट। सिंपल सी बात, लिस्ट ऑफ अकाउंट्स इज कॉल्ड चार्ट। अच्छा, चार्ट अकाउंट के बाद दूसरा जो इसका कंपोनेंट है दैट इज कॉल्ड कैलेंडर। तीसरा कंपोनेंट है इसका करेंसी, एंड चौथा है कन्वेंशन। कैलेंडर क्या है जी? कि आपका ईयर स्टार्ट कहां से होता है, एंड कहां से? अकाउंटिंग कैलेंडर। ईयर, अकाउंटिंग या फाइनेंशियल ईयर आपका क्या है? स्टार्ट। आप देखें, क्वाइट पॉसिबल इसी को लेके चले कि जो आईसीआई पाकिस्तान है इसका साल हो जनवरी से दिसंबर। आईसीआई जो यूके है हो सकता है कि जुलाई से, ये कौन डिसाइड करता है? ये जो ऊपर हमने लिखा है रेगुलेटर। रेगुलेटर विल डिसाइड कि आपके बिजनेस का अकाउंटिंग ईयर क्या होना चाहिए। और दिस इज क्वाइट पॉसिबल कि कंट्री टू कंट्री ये वेरी करता है। तो कैलेंडर कैन बी डिफरेंट। इसी तरह करेंसी, करेंसी किस करेंसी में आपकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को मेंटेन करना है आपने, ये भी रेगुलेटर ही डिसाइड करता है। रेगुलेटर विल डिसाइड इन विच करेंसी यू विल मेंटेन योर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। देखें, दो चीजें होती हैं, एक होती है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना सिंपली, और दूसरा होता है उसको अकाउंटिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करके रिकॉर्ड करना। आपके पास ऑरेकल एप्लीकेशन में ये आजादी है कि आप ट्रांजेक्शन किसी भी करेंसी में रिकॉर्ड कर सकते हैं।
लेकिन अकाउंटिंग सिर्फ एक करेंसी में मेंटेन होती है। फिर कन्वर्ट कर देते हैं उसको। एग्जैक्टली, कोई भी फॉरेन ट्रांजेक्शन करेंगे आप तो उसको आप जो आपने करेंसी रखी है उसमें अकाउंटिंग के लिए उसमें कन्वर्ट करनी है। वो करेंसी जिसको आप एक्चुअली जिसमें आपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है उसको हम बोलते हैं फंक्शनल करेंसी। क्या बोलते हैं? फंक्शनल करेंसी। द करेंसी इन विच अकाउंटिंग रिकॉर्ड विल बी मेंटेन, ये बेस करेंसी है। इसका ये हरगज मतलब आप ये नहीं समझना है कि आप ट्रांजेक्शन किसी और करेंसी में नहीं कर सकते। आप किसी भी करेंसी में ट्रांजेक्शन कर सकते हो, लेकिन अगर आपने फंक्शनल करेंसी के अलावा किसी करेंसी में ट्रांजेक्शन की तो आपको क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्जन रेट बताना। इसी तरीके से कन्वेंशन है। कन्वेंशन में बेसिकली अकाउंटिंग मेथड होता है, इट्स अकाउंटिंग मेथड। ये इतना कॉम्प्लेक्स मेथड नहीं, अकाउंटिंग मेथड। अकाउंटिंग मेथड दुनिया में ना दो ही चलते हैं, एक होता है कैश बेस्ड अकाउंटिंग एंड द अदर वन इज अक्रूवल बेस्ड। तो अभी कैश बेस्ड अकाउंटिंग का तो कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है, लेकिन अभी भी एनजीओ वगैरह हैं उनको अलाउड होता है कि वो कैश बेस्ड अकाउंटिंग कर सकते हैं। इसमें हमें 19-20 का फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। वो सर्टन एक पीरियड एंड पे कुछ प्रोसेसेस हैं जो कि आप कह लें कि अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग में वो चलाने पड़ते हैं, आपको कैश बेस्ड में उसकी जरूरत नहीं होती। तो ये स्टैंडर्ड ही है। खैर इसको आप सिंपली कह लें कि अगर वो आपने अप्रूवल को सपोर्ट करना है तो आपको अप्रूवल बेस करना पड़ेगा। अगर तो ये वो 4 कंपोनेंट्स हैं जो डिसाइड करेंगे कि आपने कितने लेजर मेंटेन करने हैं। अब देखें, चार्ट ऑफ अकाउंट को समझते हैं, लिस्ट ऑफ अकाउंट्स क्या है। अब लिस्ट ऑफ अकाउंट्स की अगर मैं बात करूं तो दुनिया का जो छोटा तरीन चार्ट ऑफ अकाउंट है ना, स्मॉलेस्ट चार्ट ऑफ अकाउंट, उस लिस्ट में 5 अकाउंट कोड है। देयर आर ओनली 5 अकाउंट। वो कौन कौन से? क्या माज? वो दुनिया का जो छोटा तरीन चार्ट ऑफ अकाउंट है उसके 5 कोड याद है किसी को? सिंपल है, एसेट्स, लायबिलिटी, इनका, रेवेन्यू और एक्सपेंस। ये याद रखना है आपने। ये दुनिया का छोटा तरीन चार्ट ऑफ अकाउंट है। अभी आप समझेगा। द स्मॉलेस्ट चार्ट ऑफ अकाउंट ऑफ द वर्ल्ड। डबल एंट्री करने के लिए ये कम से कम 5 अकाउंट कोड आपके पास होने चाहिए, लेकिन ये कभी इतना छोटा, इसका कोड भी आप रख सकते हैं। कोई भी रख सकते हैं आप अपने मन। मां साहब समझ रहे हैं बात? जी सर, आ रही है। तो ये आपका अकाउंट कोड है, ये अकाउंट डिस्क्रिप्शन, ये छोटा स्क्रीन था। लेकिन अब आप जरा मैनेजमेंट या रेगुलेटर के पॉइंट ऑफ से देखें, कितने से उसका विवाह हो जाएगा। आप कोई भी रिपोर्ट बना के लेके जाएंगे ना, आप लिखेंगे उस पर कि मेरे पास इतने एसेट हैं, इतनी इक्विटी, इतना रेवेन्यू है, फौरन अगला सवाल पड़ जाएगा कि ये बताइए कि ये एसेट आपके पास हैं तो ये कौन कौन से हैं। डिटेल कोई एक स्पेसिफिक लेवल तक तो चाहिए ही हो। तो इस लेवल को एक्चुअली, इस चार्ट ऑफ अकाउंट को, इस लिस्ट को हम ना कुछ खोलते चले जाते हैं। 2 तरीके से इस लिस्ट को खोला जाता है, चार्ट ऑफ अकाउंट को आप समझिए जरा। वन इज फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरा मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी डिटेल को ना अब आप सिंपली समझ रहे हैं कि ये सेठ साहब बैठे हैं ऊपर, ये आप यहाँ पे मैनेजर अकाउंट्स या आईटी मैनेजर है, वट एवर जो भी आप इसको कंसिडर करें, दोनों सूरतों में इक्वली एप्लीकेबल।
सेठ साहब कहते हैं कि यार ये लेके आओ जरा मेरे पास मेरी बैलेंस शीट या मेरा P&L लेके आओ। आप एक P&L बना के लेके जाते हो जनाब, जिसमें आप डालते हो रेवेन्यू, एक्सपेंस, लॉस। ये रियल टाइम में आपको एग्जाम्पल डाल, कितना लॉस आ गया? हाँ इस ट्रांजेक्शन को हैदर साहब देखें और जेहन में लेके आए कि क्या सेठ साहब सवाल करेंगे। सेल्स की और रेवेन्यू की, कहाँ से जो रेवेन्यू खरीद लिया है, किस हिसाब से रेवेन्यू आया और एक्सपेंस क्या है, डिटेल तो डेफिनेटली होनी चाहिए ताकि पता चले कि 5 लाख, ये 5 मिलियन क्यों इस लॉस हुआ। हाँ, इस लॉस पे तो वो नहीं बैठ जाएंगे ना नहीं, चुप करके, कुछ एक डिटेल जी पूछिए, वो इसके वजह, रीजन। एग्जैक्टली। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको खोलना पड़ेगा कि ये रेवेन्यू क्या है, ये इसका व्हाट इज द ब्रेकअप ऑफ दिस रेवेन्यू, सेल्स है या एसेट्स बेच रहे एग्जैक्टली हैं या कुछ है। व्हाट इज द ब्रेकअप ऑफ दीज एक्सपेंसेस। अब जो ब्रेकअप है ना एक्चुअली ये दो तरीके से खुलता है, वन इज फंक्शनल द अदर इज मैनेजमेंट। दो 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 इसके यानी कि एंगल्स हैं। एक तो ये ऐसे खुल सकता है, आप इसी की एग्जांपल ले लें आईसीआई की, ये इसके अंदर जो हमारी पेंट्स की सेल है, रेवेन्यू पेंट्स, रेवेन्यू पॉलिश, रेवेन्यू व्हाट विल से आईसीआई पेंट्स था, प्लास्टर था, केमिकल। केमिकल्स। एक तो ये ऐसे भी खुल सकता है, ठीक है, या रेवेन्यू को नहीं खोलते, चलें इसको ना थोड़ा सा एक आउट हो जाएगी, एक्सपेंस को पहले खोलते हैं, ठीक है, कि ये एक्सपेंस है ये क्या है, कुछ ऐसे खुलेंगे कि से इसमें कॉस्ट ऑफ सेल क्या है, इसमें एडमिन एक्सपेंसेस क्या है, इसमें सेलिंग एक्सपेंसेस क्या है, टैक्स क्या है, वगैरह वगैरह। यानी 15 मिलियन का आप एक ब्रेकअप बना के बना देते हैं। बना देंगे। एक तो ये तरीका है, ये आप कहते हैं कि इसमें कॉस्ट ऑफ सेल है तकरीबन 10 मिलियन की, ये है तकरीबन 2 मिलियन, ये है जनाब आपका से 5 लाख, टैक्स है आपका 1 मिलियन, यहाँ क्या बढ़ा दें टैक्स ज्यादा ही होता है। 1.5 कर दें, ये 2.5 हो गया, टैक्स भी 1.5 कर दें। ये आपने पूरा 15 मिलियन का बना देते हैं, एक तो तरीका ये है। अब इसको भी ब्रेकअप करना पड़ता है। कॉस्ट ऑफ सेल को फर्दर भी पूछ सकते हैं कि इसमें क्या बताइए, क्या चीज है। रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना है इसमें, इसमें फैक्ट्री ओवरहेड क्या है, वगैरह वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ये वो। एडमन में भी फर्दर पूछ सकते हैं, इसमें सैलरीज बताइए कितना है, एंटरटेनमेंट बताइए, स्टेशनरी बताइए, तो फर्दर खोलते चले जाए ताकि वो पहुंच सके। देखिए उनकी भी मजबूरी है, ये नीड टू एनालाइज कि ये प्रॉफिट की ये लॉस है इसकी वजह क्या है, रीजन क्या है। वो नहीं देखेगा तो ये तो बढ़ता चला जाएगा। उस रीजन को रेक्टिफाई करने के लिए कैसे करना है। उसको चाहिए ही चाहिए इन एनी केस। एक ये खुलता है, ये जो मैंने अभी खोला है ना, ये फंक्शनली दूसरे एंगल से भी वो खोलना चाहिए। तो आप ये जो बात कर रहे हो कि यार एडमिन एक्सपेंसेस क्यों मिलियन के हैं, चलिए इसको फर्दर खोल लेते हैं, ये एक स्टेप और खोल लेते हैं।
2 मिलियन को एक स्टेप और समझ। इसमें आ जाएंगे सैलरीज एंड वेजेस, एंड दूसरा आप किसे करेंगे ऑफिस। सिंपल बात, दो दो छोटे छोटे शब्द, लेकिन ये नॉर्मली आप इस बात को समझिए कि ये ज्यादा होता है। रेगुलेटर की भी रिक्वायरमेंट होती है और मैनेजमेंट की भी, कि इसको फाइनेंशियल क्या आ रही है, जो आपकी फाइनेंशियल हेल्प कर रहे हैं। हाँ इसको ज्यादा ही खोलने से ये आप कहते हो कि 1.6 मिलियन की सैलरी है और 4 लाख की, या ये हमने ना यहाँ तक तो उसको बता दिया कि यार 16 लाख की जो है ना सैलरी, ठीक हो गया। 5 मिलियन इसमें, 5 मिलियन के लॉस में 16 लाख की सैलरी, एक तरीका इसको खोलने का। दूसरा वो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये बताइए कि ये जो आप बता रहे हैं 5 मिलियन का मेरे पास लॉस है, इस तरह मुझे ब्रेकअप करके बताएं कि इसमें पेंट का कितना लॉस है, पॉलिस्टर का कितना लॉस है, या सबसे पहले तो ये बताइए इसके इसमें पाकिस्तान का कितना लॉस है, इंडिया का कितना लॉस है, यूके का कितना लॉस है। तो इसका मतलब है कि इस पीएनएल को आपको अब मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी तोड़ना पड़ेगा। फिर उसके अंदर फर्दर ये ब्रेकअप आएंगे, अच्छा जी पाकिस्तान का इतना लॉस हो गया, अब बताइए कि इसमें पॉलिएस्टर का कितना लॉस है और पेंट का कितना लॉस है। फिर वो पेंट के अंदर फिर पूछेंगे, अच्छा जी अगर ये पेंट है तो पेंट की तो 2 फैक्ट्रियां हैं, एक कराची में है एक लाहौर में है, तो लाहौर का अलहदा बताइए और कराची का अलहदा बताइए। अच्छा जी कराची का पता लग, अब कराची में बताइए कि इस 5 का ब्रेकअप क्या है, इसमें रेवेन्यू कितना है, एक्सपेंस कितने हैं, और एक्सपेंस में सैलरीज एंड वेजेस क्या है। तो जो तो एक्चुअली चीज होती है ना, फंक्शनल ब्रेकअप ऑफ पीएनएल और बैलेंस शीट, वो हम विद इन लिस्ट ऑफ अकाउंट्स ही इसको ओपन करते चले जाते हैं। जैसे ये अभी हमने एक्सपेंसेस को तोड़ा है ना, तो इसी को मैं यहाँ पे अगर डाल दूं कंट्रोल सी करके, इसका आगे फर्दर ये ब्रेकअप है एक्सपेंसेस का। ये पहला आ गया से 5100, ये उसका चाइल्ड अकाउंट बन जाएगा, ये उसका एक चाइल्ड अकाउंट है, तो पेरेंट है और चाइल्ड, ये इसका चाइल्ड, इसका फर्दर चाइल्ड एडमन कॉस्ट ऑफ सेल के बराबर है, तो ये 5200 चालू आ गया। सॉरी पानी है पास, ये आ गया। फिर आ गया सैलरी, सैलरीज एडमन का भी ब्रेकअप है, तो 52 स्टैंड फॉर एडमन और इसके अंदर 001, 5200। इस तरीके से आप अपनी इस लिस्ट को खोलते चले जाते हो। अब ये सेलिंग क्योंकि एडमन के लेवल का है, इसलिए जाएगा 5300, इसी तरीके से नीचे तक आ जाएगा। बात समझ रहे मेरी? तो ये यानी कि लेवल 1, ये येलो मैंने किया है, ये आपका जो ग्रीन है लेवल 2, एंड दिस इज लेवल, ब्लू है लेवल 3। 3 लेवल को फंक्शनली मैंने इसको तोड़ ब्रेक कर दिया, क्योंकि रिक्वायरमेंट आती है कि ब्रेकअप क्या है इसका। दूसरा ट्रिक है कि आप ये अगर बताइए कि ये जो सैलरीज हैं 16 लाख की, इसमें किस कंट्री की क्या है। तो उस पर्पज के लिए हम जब भी अकाउंटिंग एंट्री पास करते हैं ना, तो हमें साथ में ये भी बताना पड़ेगा कि ये किस कंट्री की है या किस कंपनी की। फर्ज किया आईसीआई अगर एक ग्रुप है तो उसके अंदर आईसीआई पाकिस्तान इज अ कंपनी, तो ये बताइए किस कंपनी की। तो व्हाट वी विल डू, अब जरा अकाउंटिंग, इसी को ना जरा अकाउंटिंग शीट में डाल, फर्ज किया एक ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं। अब आपको ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने भी एक मेमो चाहिए। आपने से एक सेल की है
और एक आपने परचेज। ठीक है, तो आप इस ट्रांजेक्शन को कैसे डालोगे? ये आपका आ गया अकाउंट, ये आ गया डेबिट, ये आ गया अमाउंट डेबिट। ये एज्यूम करें कि ये ₹5 अकाउंट डेबिट है। अब आपने जनाब सेल कर दी, तो आपने कहा जी बैंक अकाउंट डेबिट और रेवेन्यू अकाउंट। अब यहाँ पे ये भी पता लगा कि ये जो रेवेन्यू है ये किस कंपनी का है, ये पाकिस्तान का है, यूके का या इंडिया का? नहीं पता चल रहा है ना भाई, ये पता लग रहा है कि सर रेवेन्यू है। जो आपने सैलरी दी थी, सैलरी की एंट्री पास की है अपनी सैलरीज एंड वेजेस से 8 लाख 16 लाख और क्रेडिट आपका बैंक। को पता चल रहा है कि ये सैलरीज किसकी हैं? हाँ हाँ, ये अकाउंटिंग रिवाइज करनी बड़ी जरूरी है। तो आपको ये आनी चाहिए ना। याद है मुझे, मैं कह रहा हूँ डिवाइस हो गया। अच्छा, अब रिक्वायरमेंट ये है कि ये आप जब इसके अकाउंटिंग पास करोगे फंक्शनली, आपके पास ये लिस्ट अगर मौजूद है तो आप सिंपली वहां से अकाउंट खोलोगे और अमाउंट डेबिट क्रेडिट कर। लेकिन अगर शेख साहब ने पूछ किया ना कि 16 लाख में किस कंपनी की कितनी है भाई, तो आप फारग हो जाएंगे। तो फिर चार्टर अकाउंट तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप ये एंट्री पास करो, यू हैव टू टेल कि ये सैलरी ट्रांजेक्शन के टाइम पे किस कंपनी की लगानी पड़ेगी एंटिटी को। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे आप फिर कंपनी भी बता देंगे से। इसको अगर मैं अकाउंट कोड की शीट में डालू ना, ये अकाउंट डिस्क्रिप्शन है और ये आपका आ गया अकाउंट कोड। तो ब्रांच काउंटिंग में जैसे है वो आगे उसके कोड चेंज होते हैं। बिल्कुल। जैसे हमारे उधर है ना लाहौर कराची सियालकोट, तो आगे जो एंड वाला है ना कराची का केएक्स हो जाएगा, सियालकोट का वहां पे वैसे चलता होगा, यहाँ जरा थोड़ा डिफरेंट है लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। मैं भी बताता हूँ, एक मिनट जरा हैदराबाद शुरू कर। अच्छा, अब अगर हमें ये 16 लाख का ब्रेकअप चाहिए ना बाय कंट्री या बाय कंपनी, तो हमें ये जो आपका ये अकाउंट कोड हमारा क्या था सैलरीज का, ऊपर से लेके आऊं जरा, सैलरीज का 52001। 52001 आपने डेबिट किया और 12001 आपने ये फर्ज किया बैंक का अकाउंट। अगर तो आप अपने चार्ट ऑफ अकाउंट को ना सिर्फ इतना रखेंगे ना हैदर साहब, तो आप कंपनी वाइज ब्रेकअप नहीं दे सकते। यानी कि पॉलिएस्टर प्लांट वाइज लोकेशन वाइज तो बड़ी दूर की बात है, आपको यही नहीं पता चल सकता कि किस कंपनी का कितना है, पाकिस्तान का कितना, यूके का क्या है इसमें। तो वेन एवर यू विल पास दिस एंट्री, आपको ये बताना होगा कि भाई ये किस कंट्री की एंट्री है, किस कंपनी की इनफैक्ट एंट्री है। तो इसके साथ फिर मैं क्या करूंगा
मैं एक जब भी एंट्री पास करूंगा तो एक कंपनी भी बनाऊंगा। जिस तरह ये अकाउंट की हमने लिस्ट बनाई है, इसी तरह से हम एक यहाँ पे लिस्ट बनाते हैं कंपनीज की। आईसीआई पाकिस्तान, आईसीआई इंडिया, आईसीआई यूके, इसको हम कह देते हैं से 10, दिस इज 20 एंड दिस इज 30। अब ये भी हमारा एक किस्म की चार्ट अकाउंट का पार्ट हो गया। अब हमारा एक्चुअली जो अकाउंट है वो सिर्फ इतना नहीं होगा, इसके साथ हमें बताना पड़ेगा कि ये सैलरीज हैं, ये किसकी हैं। फर्ज किया कि इसमें से 10 लाख जो था, 2 ट्रांजेक्शन थी इनफैक्ट, ये कितनी थी, ये 2 ट्रांजेक्शन का टोटल था। पहले पहले थी आईसीआई पाकिस्तान की सैलरीज, यानी 10 डॉट, इसको मैंने सेग्रीगेट कर दिया, इसके साथ 10 ऐड किया, सैलरीज एंड वेजेस किसकी, ये है हमारी से 10 लाख। और इसी तरीके से ये किसका बैंक क्रेडिट हुआ, 10 का। और साथ में फिर एक और आ गया 20.52001 है, ये भी सैलरीज एंड वेजेस, लेकिन 20 हमें बता रहा है कि किसकी है, 6 लाख। दिस इज द 20.51201, ये है बैंक अकाउंट ही, ये हमें बता रहे हैं। अब देखें, अगर हमें टोटल चाहिए होगा ना, तो ये पहला जो इसका पोर्शन है ना, इसको हम स्किप करेंगे और सिर्फ ये देख लेंगे कि 5200, अब टोटल सैलरीज कितनी है जी, सिंपली देखेंगे 52001 का टोटल क्या है। क्या टोटल है जी, 16 लाख। ये प्लस ये 2 दफा आ रहा है ना 5200, 16 लाख। किस मुल्क की कितनी है, इसी का ब्रेकअप देख लेंगे। अच्छा जी, 10.52001 का कितना है, 20 डॉट इसका कितना है, इसका हमें ब्रेकअप भी मिलेगा। तो ये जो हमने इस अकाउंट को बढ़ाया है ना, इसको बेसिकली, और इसके जो पोर्शन कर दिए हैं, इसको हम बोलते हैं सेगमेंट्स। व्हाट आर दीज सेगमेंट्स। जब आप चार्ट ऑफ अकाउंट बनाते हैं ना, और ये पूरा बन जाता है कोड कॉम्बिनेशन। अब सही चार्ट ऑफ अकाउंट की अगर ऑरेकल की एप्लीकेशंस की ज़बान में बात करूं, उसकी डेफिनेशन बनती है अ लिस्ट ऑफ अकाउंट कोड कॉम्बिनेशंस इज कॉल्ड चार्ट। ये क्या है, अकाउंट कोड कॉम्बिनेशन है। सर कॉम्बिनेशन ही है ना, कि 10 की सैलरीज, 20 की सैलरीज, 10 का बैंक, 20 का बैंक, 30 की सैलरीज, 30 का बैंक, 30 की, 40 की सैलरी, 40 का बैंक, ऐसे ये बनता चलेगा। अब फर्ज किया हमें ये तो पता चल गया कि इसमें जो आईसीआई पाकिस्तान है ना, उसकी 1 मिलियन की सैलरीज है। हैदर साहब, एक और रिक्वायरमेंट अब आ जाती है। अब ये बताइए कि इसमें इन सैलरीज में पॉलिएस्टर की कितनी है, पेंट की कितनी है, और केमिकल की। तो क्या करेंगे आप, दीज आर कॉल्ड एक्चुअली सेगमेंट्स। अब देखिए, पहले सेगमेंट हमने सेगमेंट 1 ये बना लिया था, इंसर्ट करता हूं, दिस इज सेगमेंट 1 एंड दिस इज सेगमेंट 2। लोकेशन लगानी पड़ेगी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर ये इसका फर्दर ब्रेकअप भी चाहिए हो तो, क्यों अमित, लोकेशन की है, क्यों मास, अगर तो आप यही रिकॉर्ड करोगे ना एंट्री, तो कभी भी नहीं आप बता सकते कि किस लोकेशन की, डिवीजन बतानी पड़ेगी कि केमिकल डिवीजन की है या तो कैसे बताऊंगा, लोकेशन लगा, एक और कोड सर ऐड करेंगे। एक और सेगमेंट ऐड कर, यानी यहाँ पे एक और सेगमेंट भी ऐड कर, यहाँ पे करूं, यहाँ पे कर लेता हूं, एक और सेगमेंट, ये है जनाब एक और सेगमेंट मेरे पास आ गया।
सेगमेंट 2 के नाम से, सेगमेंट 2 दरमियान में ले आता है, कंपनी के बाद आना चाहिए ना स्टूडेंट, सेगमेंट 2, और ये अब हो गया 3। इसको क्या है, डिवीजन, ये कंपनी थी, ये अकाउंट है, इसको डिवीजन कह दो। जी जी। अच्छा, डिवीजन की भी लिस्ट बना लेते हैं, बनाओ। पहला अगर पाकिस्तान के लिए। केमिकल, फर्दर पाकिस्तान के लिए। DOLY। अब ये जरूरी नहीं है कि ये हो, अब ये भी हमें देखना होता है कि ये बिजनेस क्या सिर्फ पाकिस्तान में है या बाकी जगह भी है। तो इसको क्रिएट करते वक्त हमें ये देखना होगा कि हमें इसको डिपेंडेंट क्रिएट करना है या इंडिपेंडेंट लेकिन क्रिएट। सर होगा तो ये ना, अगर ये पाकिस्तान का है तो ये पाकिस्तान के लेजर में पाकिस्तान का ही बनेगा। अगर दूसरे लेजर में आप बना रहे होगे तो फिर उसमें आप उसका कम्बिनेशन बनाएंगे। जरूरी नहीं है, देखें ये जो चार्ट ऑफ अकाउंट है इंडिपेंडेंटली अभी हम क्रिएट कर, ऑल द सेगमेंट्स आर इंडिपेंडेंट एक्चुअली। अब अगर तो ये इसके लिए डिपेंडेंट करने वाला तो मैं पाकिस्तान पे, मैं इंडिया और यूके के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं इसको इंडिपेंडेंट रखता हूँ तो आई कैन यूज एनीवेयर। हाँ, कम्युनिकेशन के साथ जब दूसरा चला जाएगा ये ऑटोमेटिकली सेग्रीगेट होता जाएगा। एग्जैक्टली। तो इसके बाद आ गया पेंट्स, ये पूरी इस तरीके से एक लिस्ट में बना लेता हूँ। इस तरह से और भी बिजनेस होंगे मतलब इंडिया में, यूके में, जैसे पेस्टिसाइड वगैरह हैं, इस तरह के इनके चलते जाएंगे। ले जनाब, इसको भी ऐसे कोडिंग कर देते हैं, से इसको 3 डिजिट कोड दे देता हूँ जी, ये है 101, ये है 102, ये 100। तो अब मुझे क्या करना होगा, ये एंट्री, अब इसका मतलब है इसकी शेप बदल जाएगी, इसकी शेप हो जाएगी 10 डॉट 101 डॉट ये, और ये अमाउंट हो सकता है और कम हो जाए, से इसको मैं कम करके कर देता हूँ अब 7 लाख। इसी तरीके से यहाँ पे एक लाइन हम इंसर्ट करते हैं, और ये 101 की बजाय 102 की एंट्री होगी। ये कितनी होगी, 3 लाख। इसी तरीके से ये इसको भी आप ऐसे कर लें, इससे ये एक ही थी, ये उसके पेंट की ही एंट्री है, यानी कि ऐसे इंडिया या यूके के पेंट की एंट्री है। इसी तरीके से ये अब बैंक अकाउंट है, ये भी 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका आ गया 7 लाख, ये आ गया ले, ये आपका ऐसे ही बैंक का दिया। ये अब आपकी अगेन चीज वही है, टोटल करके देखें 16 लाख इधर है, 16 लाख इधर है, लेकिन ब्रेकअप बनता चला जा रहा है। अब अगर मैंने सैलरीज वेजेस टोटल देखनी हो ना, तो दोनों सेगमेंट्स को इग्नोर करके तीसरे सेगमेंट पे 52001 का टोटल देख लो। और अगर मैंने देखना हो कि ये पेंट के कितने हैं, सिर्फ 101 और 52001 को कंबाइन करके देख लूंगा। यानी कि इन सेगमेंट को आपस में हम अलहदा करके भी देख सकते हैं और इनके कंबाइन करके, यानी कॉम्बिनेशन भी है, इसमें क्रॉस कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। यानी कि 10, यानी कि कंपनी और अकाउंट को देख लें, इसको इग्नोर कर दें, या डिवीजन और अकाउंट को देख लें, इसको इग्नोर कर दें, या तीनों को मिला के देख लें, वट एवर यू वॉन्ट। ये एट द सेम टाइम इंडिपेंडेंट भी हैं और जुड़े हुए। इसकी इस पूरे की एक अपनी आईडी है जिसको हम बोलते हैं सीसी आईडी। ये सीसी कोड कम्बिनेशन आईडी है। इस कोड कम्बिनेशन आईडी को ब्रेक भी किया जाता है। इसका सेगमेंट 1 इज 10, सेगमेंट 2 इज 101 एंड सेगमेंट 3 इज 52001।
हम ये ऐसे यानी क्यूरी लिख सकते हैं कि वेयर सेगमेंट 1 इज 10 एंड सेगमेंट 3 इज 52001, तो रिजल्ट क्या आएगा? वो इन्हीं में से लिखा है 10 की सैलरीज का टोटल। ये थोड़ा सा वेयर क्लास भी आपको याद होनी चाहिए, सम लगा दिया। समझ गए? वेयर सेगमेंट 2 इज 102 एंड अकाउंट कोड इज 52001, क्या जवाब आएगा? अब देखें क्यूरी मैंने क्या लगाई, वेयर सेगमेंट 2 is 102 and account is 52001, क्या जवाब आएगा? 10 का जो है वो कितना? 3 लाख। 3 लाख। 3 लाख, बिल्कुल। अगर इसमें हमें देखना हो जैसे पेंट है, पेंट डिवीजन में आगे जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट भी ऐड कर लेते हैं, आगे फर्दर एक और सेगमेंट ऐड करें डिपार्टमेंट का, ऐसे ही कम्प्लेक्स होती जाती है। तो वो उसमें वो भी ऐड कर लेंगे। ये क्या मैंने बता दिया। अच्छा ये बताइए यहाँ पे अगर मैं क्यूरी लिखूं, वेयर सेगमेंट 1 is 10 and segment 3 is 52001, माँ साहब बताएं जरा आप कि क्या जवाब आएगा आपके ख्याल? माँ साहब आए 7 लाख 7 लाख क्या जवाब आएगा? 7 सर। मास कह रहा है जनाब 7 लाख। आपको क्या कहना है? अगर साहब कह रहे हैं जवाब आएगा 10 लाख। आमिर आपका क्या ख्याल है? क्यूरी को गौर से पढ़ें। segment 2 का टोटल देगा ना सर, where segment 1 is 10, segment 3 is 5200। गौर से देखें दोबारा, इस ट्रांजेक्शन को देखें, तीनों एक दफा देखें, तीनों क्या जवाब हो सकता है? सर ये 16 लाख आएगा सर। 16 लाख एक और बदल गया। इसका मतलब समझ नहीं, मैं इसीलिए सवाल देखें, कुछ ऐसे देखें, ये है ना ट्रांजेक्शंस की लिस्ट। स्टेप नंबर 1 पे जरा फिल्टर करने, स्टेप बाय स्टेप फिल्टर करें। इसमें पहले सेगमेंट 1 is 10, इसमें 10 की ट्रांजेक्शंस कौन सी हैं? तो एक ये है, ये है, ये है और दूसरी ये 10 की ट्रांजेक्शन। 10 की ट्रांजेक्शन का जरा टोटल करें। 20 लाख। 7 और 3 10, ये 7 3 10 ये, और ये क्रेडिट है, इसको माइनस करें, ये 0 हो जाए। जी यानी कि 10 की सारी ट्रांजेक्शंस को अगर मैं टोटल करूं तो 0, ऐसा ही है। अब मैंने कहा है कि दो कंडीशन मैंने दी है कि ये 10 हो और सेगमेंट 2 5200 हो। तो आप ऐसा करते हैं कि इसको कलर करते हैं, इसमें 10 भी हो और 5200 भी 1 भी हो। एक ये आ गई, देखे ना, इसमें 10 भी है और 52001 भी है, डबल और दूसरी या इसमें 10 भी है और 52001 भी है, और तो नहीं है कोई। नो सर।
तो ये 2 लाइनों का टोटल जरा करें, कितना बनता है? 10 है। 10 तो हैदर साहब ने कप जीता है। समझ गए मेरी बात है? असल में इसी तरीके से मैं एक और काम करता हूँ। बताइए मुझे कि वेयर सेगमेंट 1 10 and segment 3 is 12001, क्या जवाब है? सेम होगा। तो जरा हाईलाइट करूं ऐसे ही 10 और 12001 आ रहा है उसमें, ये आ गई ए दो ट्रांजेक्शन, लेकिन ये है क्रेडिट साइड पे। इनके है तो डेफिनेटली बैंक से भी गया ना 10 लाख। हाँ, ये माइनस 10 आ जाएगा ना। 10 वो +10 था और ये माइनस है। -10, इसको भी देख माइनस रखा है, प्लस और माइनस। अब मैं फर्ज किया कि यहाँ पे एक और ट्रांजेक्शन भी डाल दूँ, इस ट्रांजेक्शन को मैं नीचे ले आता हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ, ये तो जुड़ गई। आप मुझे इसी सवाल का जवाब जरा दोबारा बताएं। ये सवाल में 3 जो है ना, इसका जवाब बनाइए। 2 लाख। नमाज में लिखा है 2 लाख, नमाज कह रहे हैं 2 लाख, क्या ख्याल है आपका? हाँ, टैबलेट में 12 डाल दिया आपने। सर अब बैंक में आएगा तो क्या करना, मतलब बैंक बैलेंस तो 2 लाख रह गया, 2 लाख रह गया, बस निकल गया। तो आप तीनों का ज्वाइंट ख्याल है कि 2 लाख ही होगा, ऐसे ही है? चलो ठीक है, आपको समझ आ गया। अच्छा, इसका सी जवाब आएगा। -1 लाख सर। क्या जी अहमद, आप क्या माइन -1 लाख। सब कह रहे हैं -100। आप क्या कह रहे हैं अगर? 5 लाख माइनस या नहीं, प्लस? आप क्या कह रहे हैं हमें? सर ये जो आपने इधर आखिरी वाला लिखा हुआ बैंक कोड से, इसका गलत लिखा हुआ है, लास्ट 52001 है। कौन सा?
ये इधर सर, इधर हाँ लेफ्ट साइड नीचे सर, ठीक है, नीचे सर 52001 बैंक कोड में इसको डिफाइन किया हुआ है क्या बात है यार, सर। तो ये ओए होए होए, मैं मुन्ना सही है, 5 ही बचे। उसने गलती भी पकड़ी है। नहीं अब -1 हो गया। असल तो नहीं ये चीज ये भी समझनी -1 चाहिए। नहीं, हाँ सॉरी 5 लाख ही है। ये सर 5 लाख ही है। क्या ख्याल है, आमिर रह गया। नीचे आपने कब जीतना है सब। अभी साहब तो माइनस आपको वन है कंपनी में काम इसमें, करना है है। -1 नहीं, माइनस आमिर है नहीं, ये और 7 ऊपर है ना ब्रैकेट में, तो 12 एक ऊपर है। -100। आमिर मार्क्स के साथ है। जवाब लगाते हैं, ये पॉजिटिव 12 लाख, यस नेगेटिव 7 लाख, 12 में 7 गए, हाँ 5 लाख पॉजिटिव बच गया, यस फिर 6 लाख फिर नेगेटिव, तो 5 में से 6 नेगेटिव निकला तो वन। लो। मैं फंस गया। हाँ तो जीत गया सर। वो तो जीत सही है। अच्छा, बात तो असल में ना, कॉन्सेप्ट आपको आई गया, सब समझ आ गया कि ये हम क्या करते हैं, ये जो हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट है ना, ये इंडिविजुअल अकाउंट्स नहीं, एक्चुअली इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ सेगमेंट्स। तो जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट आती जाती है, हम इन सेगमेंट्स को बढ़ाते चले जाते हैं। तो अभी हमने 3 सेगमेंट बनाए, ये कम से जिसमें इसको कंपनी बोला, इसको हमने डिवीजन डिवीजन बोला, इसको अकाउंट बोला। अब एक फर्दर जिस तरह आमिर ने बात की कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये अगर मेरा केमिकल है 7 लाख, तो केमिकल में बाय डिपार्टमेंट भी ब्रेकअप होना चाहिए, कि 7 लाख का एक फर्दर ब्रेकअप हो कि इसमें एचआर की कितनी है, इसमें प्रोडक्शन की कितनी चल रही है, इसमें बाय डिपार्टमेंट के लिए व्हाट वी विल डू, यहाँ पे एक और सेगमेंट हम खड़ा कर लेते हैं, उसको हम क्या क्या कहेंगे, कॉस्ट सेंटर, एचआर, आईटी, फाइनेंस। तो ये आपका आ गया, इसको कोड दे दें कोई भी, 5 इतना 3 कोड है, इसको ऐसे ही मैं तो कहता हूँ इसको टू डिजिट ही रखो, 2 डिजिट तो आ गया ना, पर सेगमेंट 1 तो है। तो कोई बात नहीं, दोबारा नहीं तो अच्छा ठीक है, ये एलोमिन में ही आना। ये अलहदा चीजें हैं, तीनों सेगमेंट अलहदा है। तो ये अब इसका मतलब ये एंट्री फर्दर एक्सपेंड हो जाएगी। वो 10.10 आ जाएगा, तो उसमें फिर वो हो जाएगा थोड़ा सा एंट्री करने में तो आसानी हो अलहदा हो जाएगी। जाएगी, चलो इसको 4 डिजिट कर देते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, ये देखें, अब कंपनी टू कंपनी जो है ना, ये जो चार्ट ऑफ अकाउंट का स्ट्रक्चर है ना, एक्चुअली सेगमेंट्स ये डिफर करेगा। हमारे पास ऑरेकल एप्लीकेशन में मैक्सिमम 30 सेगमेंट्स की गुंजाइश है। कितने? 30 30 सेगमेंट। नॉर्मली 30 सेगमेंट सारे लोग यूज नहीं करते। होता यह है कि जैसे जैसे आप इसको कॉम्प्लेक्स करते चले जाते हो ना, एंट्री करना, उसको मेंटेन करना और फिर वहां से डेटा रिट्रीव करना, ये मुश्किल से मुश्किल होता चला जाता है। तो हम क्या करते हैं कि जो सिर्फ कोर और क्रिटिकल रिक्वायरमेंट होती है, जो मैनेजमेंट और रेगुलेटरी रिपोर्टिंग को पूरा कर दे, वही इसमें मेंटेन कर रहे होते हैं। बाकी फिर अल्टरनेटिव वेज ऑफ रिपोर्टिंग भी मौजूद है। वो एडमिन ने डाल दिया, सेलिंग डाल दिया। हाँ, वो फिर वहां से ट्रांजेक्शन वाइज ब्रेकअप, जहाँ पे कम रिपोर्टिंग है, आप वहां से उस रिपोर्टिंग को ले सकते हो। तो यहां तक आई गेस कि आप बात को समझ पाए। तो अब मैं आपको सिस्टम में दिखाता हूं कि ये किस तरीके से, ये एंट्री कैसे होती है, लेजर क्या है। अब देखिए, एंट्री को करने के लिए मैंने आपको कंपोनेंट्स बता दिए सारे, क्या क्या थे, चार्ट ऑफ अकाउंट, कैलेंडर जहां से हमने डेट पिक करनी है, फंक्शन प्लस। अब देखिए, जब भी ये एंट्री जो हमने की है, ये हम सिस्टम में एंटर फीड करते हैं जरा। अब आपको जरा ओवरव्यू और लेजर आपके सामने आएगा ना, तो आपको जरा एक आइडिया होगा कि किस तरीके से काम होता है। मैं जरा यहाँ पे लॉग इन करता हूँ, मैं हमारे लाइव सर्वर पे आ गए हैं।
कल हमने यूजर बनाया था, क्या था, B20 B20 से। B20 से जी सर। नहीं है इसमें। जर्नल एंट्री की स्क्रीन पे आपको लेके जाता है, दिस इज एंटर जर्नल वॉच। आप ऑफलाइन हो? ऑफलाइन हो गए चैनल, ये भी आप आए थे ना? नहीं, मैंने अपना इधर ऑनलाइन किया ना दूसरा। अच्छा अच्छा। मेरे पास लोड होना चाहिए। देखें इसमें ना, मैंने आपको बताया था कोई भी हम काम करते हैं तो हम जाके फॉर्म्स में करते हैं, ऐसे ही है। तो जर्नल एंट्री डालने के लिए ना, वॉचर डालने के लिए हम जाते हैं एंटर जर्नल्स की स्क्रीन। एंटर जर्नल्स में जाके दिस इज अ न्यू जर्नल, न्यू जर्नल पे जाए। यहां देखिए, असल में ना अकाउंटिंग करिए, जब आप एंट्री डालोगे ना, सबसे पहले आप सिलेक्ट करते हो लेजर, दिस इज योर लेजर। अच्छा ये इधर गौर करें जरा आमिर, ये सबसे पहले आप लेजर देते हो जो हमने अभी अपना बनाना है। अभी देखेंगे ये कंपनी है विजन ऑपरेशंस, उसका लेजर आपको नजर आ रहा है। कौन सा लेजर आपको नजर आ रहा है? विजन ऑपरेशंस का। इसके साथ ये आपका कैलेंडर है, ये जो पीरियड है ये कहां से उठ के आता है? कैलेंडर से। इसमें आपके जितने भी ओपन पीरियड्स हैं उसमें आपको एंट्री करने की ये इजाजत दे देता है, ये सारे आपके ओपन पीरियड। तो इस कैलेंडर की बेस पे ये डेट आ गई, दिस इज योर करेंसी। ये सारी चीजें हमने अपने लिए सेटअप करनी है, यानी कि जो हम करेंगे अपना सेटअप, वहां पे यहां आ रहा होगा ICI, यहां आ रहा होगा PKR, ये हमारा अपना पीरियड होगा जहां से हम मर्जी शुरू करें। तो ये हमने दे दी हेडर लेवल पे कि ये इस लेजर की ट्रांजेक्शन है, इस करेंसी की ट्रांजेक्शन है और इस डेट को ये ट्रांजेक्शन होती है। यहां पे आके हम डेबिट क्रेडिट की लाइंस दे रहे होते हैं। यहाँ पे लाइन नंबर 1, अब देखें जैसे ही आप इसको खोलते हो यू विल सी ये हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट। ये क्या है? चार्ट ऑफ अकाउंट है। अब चार्ट, इसमें कितने सेगमेंट है भला इस चार्ट ऑफ अकाउंट के? 5। हमारे वाले के कितने होंगे? 4। हमने यहाँ पे जो एक डिजाइन किया है 4 सर। 1 2 3 4, ये हमने, अच्छा ये इस चार्ट का नाम है कंपनी डिपार्टमेंट अकाउंट सब अकाउंट प्रोडक्ट, जबकि हमारा होगा कंपनी डिवीजन अकाउंट एंड कॉस्ट। हमारे लिए 4 होंगे। अच्छा, हर एक जो ये सेगमेंट है ना उसके साथ ये देखें, ये जो बटन है ये रिप्रेजेंट करता है कि इसमें लिस्ट लगी हुई, इसको हम बोलते हैं लिस्ट ऑफ वैल्यूज, LOV। इसको आप खोलें, ये लिस्ट ऑफ वैल्यू। अब देखें हम अपनी लिस्ट बनाएंगे कंपनी की, इसमें तो देखें ना आपके सामने तकरीबन 22 कंपनीज की लिस्ट आ रही है। तो हम जो बनाएंगे उसमें कितनी नजर आएंगी? 3, ओनली 3। इसी तरीके से डिपार्टमेंट की इसको हम देखें तो इसमें कितनी लंबी लिस्ट नजर आ रही है? 67 की। हम जो बनाएंगे उसमें सिर्फ आएंगी 3। इस तरह अकाउंट की लिस्ट। तो दिस इज द चार्ट ऑफ अकाउंट। और ये इस तरीके से कॉम्बिनेशन आपका सिलेक्ट होता है, कंपनी ये, डिपार्टमेंट ये, फिर अकाउंट आपका आ गया ये। यहां फिर आप डाल देते हो डेबिट की। ये डैश के साथ हम डॉट के साथ कर रहे थे, ये हमारी ऑप्शन होती है कि डॉट के साथ करें या डैश के साथ इसको, यानी कि 01 डैश 112 डैश 1212 डैश। इस तरीके से मुख्तलिफ लेजर्स में आप देखेंगे उसका मुख्तलिफ स्ट्रक्चर होगा। किसी में 2 सेगमेंट है, किसी में 4 है, किसी में 6 है।
किसी में अकाउंट कोड जो है 5 डिजिट का है, किसी में 4 डिजिट का, किसी में 3 डिजिट। तो यहाँ पे जाके फिर आप अपनी एंट्री पास कर रहे हो। तो बेसिक अब समझ आइए आपको। अब लेजर का सेटअप क्या होगा हमारे, नहीं चल रहा आपके पास? वो पहले की तो थी, मोजिला में नहीं चला रहे? नहीं, ये फायरफॉक्स में उसमें चला रहा है। इंटरनेट आई में चला रहा फाइल में नहीं चल रहा? है। चला रहा है। क्या एरर क्या है? नहीं, वो दोबारा मांग रहा है उसको, सिक्योरिटी में से उसको जाके वापस अपग्रेड तो नहीं हो गया? अपग्रेड किया बीच में। ये अपग्रेड हुआ था, अच्छा ये खुल गया मेरे पास भी जनरल। आपने रिव्यू जनरल किया था ना? हाँ, रिव्यू जनरल। फिर इसका 1 2 वेलकम। हाँ वेलकम। ये फिर करना पड़ेगा। ये इतना हजम कर लेंगे आप लोग, लेजर्स वगैरह जो है? इतना ही बहुत है। अच्छा मेरी बात सुने, असल में ना अभी हमने जर्नल लेजर अपना सेटअप करना है। द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप जर्नल लेजर इज डन थ्रू अकाउंटिंग सेटअप मैनेजर। तो यहाँ पे मैं ना कुछ चीजें लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को अगले वीक के लिए ना आसानी हो, और मैं वीडियो भी आपसे शेयर करूंगा, उसको भी आप देखिए। वो क्या है, हमने क्या करना है कि सेटिंग अप जर्नल लेजर, ये हमारी टास्क है नेक्स्ट क्लास की। सेटिंग अप जर्नल लेजर, इसमें ना ये पूरे स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, हमें चलाना है, हमें क्रिएट करनी है क्रिएट लीगल एंटिटी। व्हाट वी नीड टू क्रिएट लीगल एंटिटी। लीगल एंटिटी अपनी कंपनी क्रिएट करेंगे, ठीक हो गया। लीगल एंटिटीज के बाद वी विल क्रिएट लेजर। लेजर को क्रिएट करने के कुछ प्री रेक्स हैं, पहले प्री रेक्स पूरे करेंगे फिर लेजर बनेगा। वी विल डिफाइन अकाउंटिंग फ्लेक्स फील्ड। व्हाट वी विल डिफाइन अकाउंटिंग फ्लेक्स फील्ड, इसको हम चार्ट ऑफ अकाउंट भी बोलते हैं। ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है ना, इसको पहले डिफाइन करना। देन वी विल क्रिएट, बल्कि अकाउंटिंग फ्लेक्स फील्ड से पहले एक स्टेप है कि डिफाइन वैल्यू सेट्स ऑफ सेगमेंट्स ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट। ये इसी में वो रहेगा ना, वैल्यू सेट का तो नहीं जरूरत पड़ती। अगर हम करते हैं तो हम ऊपर लिखते हैं कि जनरल लेजर, अकाउंटिंग फ्लेक्स फील्ड, आईएफएल अकाउंटिंग फ्लेक्स फील्ड, नीचे सेगमेंट सेक्शन में हम अकाउंट दे देते हैं तो अकाउंट्स का सारा ओपन कर देता है। हाँ, लेकिन वहां इसलिए आपको वहां पे नहीं पड़ती, वो फिर वो वन टाइम हुए हैं वैल्यू सेट क्रिएट, वो वन टाइम हुए हैं। आप वैल्यू सेट के अंदर वैल्यू एंटर कर रहे हो। नहीं, हम वो वैल्यू सेट नहीं है ना, वैल्यू सेट तो ऊपर आ जाता है जहाँ तक तो हम एक नाम देते हैं और वैल्यूज ओपन कर देता है उसमें। नहीं, वो वैल्यू सेट ये तो हम की फ्लेक्स फील्ड में जाके करते हैं जो आपने बताया। हाँ, की में जाना है ये एक्चुअली अकाउंटिंग फ्लेक्स फील्ड। वैल्यू फ्लेक्स फील्ड अलग है ना, उसमें 4 ऑप्शंस आते हैं ना, की फ्लेक्स फील्ड और डिस्क्रिप्टिव फ्लेक्स फील्ड और वैल्यू सेट। अच्छा, वो मैं आपको समझाऊंगा, वो फॉर्म्स का ऊपर नीचे है। असल कॉन्सेप्ट जो है ना, वो यही है। वैल्यू सेट एक इंडिपेंडेंट चीज है ओके, और की फ्लेक्स फील्ड एक इंडिपेंडेंट। इन इसमें दोनों को बाद में ज्वाइन कर दिया जाता है, वो अलहदा भी क्रिएट हो जाते हैं और एक इकट्ठी स्क्रीन है वहां भी। यानी आप कह रहे हैं कि आपने वैल्यू सेट अगर डिफाइन करना है ना, हाँ, वो तो देयर इज अ स्क्रीन,
उसको एक्सेस आप 2-3 तरीके से कर रहे होते हैं। जी जी ठीक है, इसी तरीके यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी लिस्ट वैल्यू सेट्स बनाएंगे। वैल्यू सेट क्या है? ये जो अभी हमने यहाँ पे ये कहानी लड़ी है, एक वैल्यू सेट हमारा ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा 4 वैल्यू सेट्स हमने क्रिएट कर। समझ गए मेरी बात? और उसके बाद व्हाट वी विल डू, वी विल डिफाइन अकाउंटिंग फ्लैग, अपना चार्ट ऑफ अकाउंट, इसके सेगमेंट्स डिफाइन करेंगे। ये जो वैल्यू सेट हमने ऊपर बनाए हैं ना, इन सेगमेंट्स को असाइन करेंगे। देन वी विल एंटर वैल्यूज। फिर हम जो लिस्ट है ना, ये वैल्यू सेट कह लो कि एक सिर्फ एक आपने एक टेम्पलेट बनाया है कि इसमें वैल्यूज आएंगे, फिर इसके अंदर हम वैल्यूज डालेंगे। एक्चुअली ये है आपका वैल्यू सेट। सेगमेंट 1 इज अ वैल्यू सेट, सेगमेंट 2 इज अ वैल्यू सेट, सेगमेंट 3 इज अ वैल्यू सेट। और ये क्या है इसकी वैल्यूज। तो पहले हम ये बनाएंगे एक वैल्यू सेट, इसका ढांचा यानी टेम्पलेट। उसके बाद अकाउंटिंग फ्लैक्स फील्ड सेगमेंट्स बनाएंगे, इन टेम्पलेट्स को इसके साथ अटैच कर देंगे और फिर इन टेम्पलेट्स के अंदर हम वैल्यूज को फिल करेंगे। ये काम जब हमने कर लिया, देन वी विल क्रिएट कैलेंडर। मैं ना इसकी हाँ मैं समझ गया हूँ। ये आपका सिंपली, ये मैंने इसी में से ओपन किया। हाँ ये जब एक दफा बन जाता है ना, उसमें वैल्यूज एंटर करने के काम आते हैं। ये देखेंगे इसमें वैल्यू सेट करेंगे तो फिर सिर्फ एक देगा कि वैल्यू सेट कौन सा है। इसमें की फ्लैक्स, इसमें ये है। हम मेरी ये बात समझे, description मेरी बात में- कर रहा हूँ कि ये किस काम आता है, टू एंटर वैल्यू। ये थर्ड स्टेप है ना, ओके आप पहले 2 स्टेप को भूल रहे हैं, सही ये थर्ड स्टेप है। एंटर वैल्यूज जो है ना, सही ये इस स्क्रीन से जाके हम वैल्यूज एंटर करते हैं। ओके अब वैल्यूज एंटर करने के दोनों तरीके से हो सकती हैं। सीधा आप ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक सेट करेंगे, में जा सकते हैं सेट में चले या जाए। आप इनडायरेक्ट चल जाए। हाँ लेकिन वो सेट क्रिएट भी करना है ना पहले। मैं वही तो कह रहा हूँ कि कुछ कर देते हैं कुछ नहीं करते होंगे। नहीं, वैल्यू सेट हर सूरत में क्रिएट होना है, आपके भी हुआ हुआ है। ओके ओके ठीक है ठीक है। हाँ, उसने फिर सेगमेंट को असाइन होना, फिर ही आप यहाँ से उसको एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, वैल्यू सेट के बगैर नहीं। वो चाहे आप उसकी वैलिडेशन नो कर दें, लेकिन वैल्यू सेट इज देयर। ये मैं कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्रिएट वैल्यू सेट, देन वी विल डिफाइन अकाउंटिंग फ्लेक्स फील्ड, और ये वैल्यू सेट इसके साथ अटैच करेंगे। फिर हम वैल्यूज एंटर करेंगे। ये स्क्रीन आप मुझे दिखा रहे हैं, इसी स्क्रीन से जाके हम करेंगे। उसके बाद विल क्रिएट कैलेंडर। ये काम हम कर लेंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट, कैलेंडर, एंड देन फिर वी अनेबल करेंसी। फिर हम अपनी पीकेआर की करेंसी को भी अनेबल करेंगे। देन इन सब को कंबाइन करके ये लेजर बनेगा। समझ गए मेरी बात? तो वंस आपने ये लेजर डिफाइन कर लिया, देन वी विल डिफाइन अकाउंटिंग ऑप्शंस। फिर अकाउंटिंग करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस हैं आपके पास, डिफरेंट वेज है, कंपनी टू कंपनी वेरी। फिर हम अकाउंटिंग ऑप्शंस को डिफाइन। वंस ये काम आपका हो जाता है तो आप कह लें कि आपका जनरल लेजर का सेटअप। इसके बाद फिर हम समझिए मेरी बात? नहीं जी, इस लेक्चर को आप रिवाइज कीजिए। और प्लस में मैं आपके साथ एक चीज और शेयर कर रहा हूँ